हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, नोटिफिकेशन आ चुका है आरपीएससी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। और इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर का उसके बारे में बात करेंगे। और इस बार कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हर चीज़ को मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा, कोई भी कन्फ्यूज़न आपका नहीं रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम 24 से 48 घंटे में आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन ज़रूर से कर देंगे। बस एक छोटी सी कंडीशन है कि जो बातें हमने इस वीडियो में बता दी है, क्लियर कर दी है, वो चीज़ें बार बार नहीं पूछें। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो देखते ही नहीं है, वो वीडियो में केवल कमेंट करने के लिए आते हैं, डायरेक्टली क्वेरी डालेंगे, एक्सपीरियंस कितने साल का है, मैं एलिजिबल हूँ क्या, मेरे ये सब्जेक्ट थे। तो आप यदि कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ रहे हैं तो कृपया नई चीज़ें पूछिए जो वीडियो में बताने से रह जाती है। जो चीज़ें वीडियो में बिल्कुल क्लियर मैं कर देता हूँ वो चीज़ें आप पूछेंगे तो आपका रिप्लाई नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। 11 सितंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आया है हमारा, बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है? टोटल 72 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग ये लिखी हुई है, ये आप देख सकते हो। तो टोटल 72 पोस्ट है। अब देखिए, अब हम आते हैं जो एलिजिबिलिटी है उसकी तरफ आते हैं। पहली बात तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट किया गया है इस बार, जो पिछली बार नहीं था। इस बार से इंटरव्यू हटा दिया गया है, केवल आपका रिटन में पेपर होगा। आप रिटन पेपर पास करते हैं, आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन जाएंगे। ये इस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी पोस्ट है। तो इंटरव्यू हटा दिया गया है, बहुत बढ़िया खुशखबरी है। केवल आप रिटन पेपर पास करो और आप एसओ बन जाएंगे। लेकिन क्या क्या आपको चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको चाहिए होगा RSCIT या इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, सभी को चाहिए। RSCIT चाहिए ही चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट। ये हो गई नंबर 1। नंबर सेकंड, 1 ईयर का एक्सपीरियंस कहा गया है। लेकिन ये जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है ये किस किस को नहीं चाहिए? SC को नहीं चाहिए, ST को नहीं चाहिए, और जिनके पास मास्टर डिग्री में फर्स्ट क्लास है उनको नहीं चाहिए। मतलब जो मेन क्वालिफिकेशन है वो तीसरे पॉइंट में मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेन ये 2 पॉइंट मैंने पहले बता दिए हैं कि RSCIT या इसकी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। किसको नहीं चाहिए? SC को कभी नहीं चाहिए, ST को कभी नहीं चाहिए, और जो बाकी लोग बच गए उनको वैसे तो चाहिए होगा, लेकिन मास्टर डिग्री में फर्स्ट डिवीज़न है, मतलब 60% है तो नहीं चाहिए होगा। अब स्टूडेंट घुमा फिरा करके इस क्वेश्चन को 50 तरीके से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं वुमेन हूँ, मेरे को चाहिए क्या? मैं EWS हूँ, मेरे को चाहिए क्या? मेरे 58% है, मेरे 59 है, मेरे 59.1 है। क्लियरली मैंने बताया, SC को कभी नहीं चाहिए, ST को कभी नहीं चाहिए। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो आपके 60% होने चाहिए। तीसरी बात, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए? 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स। मतलब ये MA की बात कर रहे हैं, MA इन इकोनॉमिक्स। यदि आपने MCOM किया है EAFM से तो उसे मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स नहीं कहा जाता है। आप बोलेंगे सर 2nd क्लास से काम चल जाएगा क्या? चल जाएगा, फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा यदि आप SC ST नहीं हैं तो। SC ST में तो चाहे आपके 2nd डिवीज़न हो तो भी नहीं चाहिए। इसके अलावा 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, तो ये MSc की बात कर रहा है स्टैटिक्स से। अगली बात, 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद पेपर इन स्टैटिक्स, तो ये भी MSc की बात कर रहे हैं, इसमें आपके मैथ और स्टैटिक्स दोनों है। अगली बात, 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विद स्टैटिक्स, तो यहाँ पर MCOM की बात कर रहे हैं, लेकिन ABST से बात कर रहा है। 5वीं बात कर रहे हैं, 2nd क्लास MSc एग्रीकल्चर विद स्टैटिक्स। 5वें में भी MSc की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, लेकिन इसमें भी आपके पास स्टैटिक्स होनी चाहिए। तो 5 चीज़ें हैं, या तो आपके पास MA इकोनॉमिक्स से, या फिर MSc विद स्टैटिक्स, या फिर
या फिर आपके पास में एमएससी मैथ और स्टैटिक्स के साथ, या फिर आपके पास एमकॉम एबीएसटी से, या फिर एमएससी एग्रीकल्चर विद स्टैटिक्स सब्जेक्ट। तो इसी चीज़ को स्टूडेंट आप घुमा फिरा करके बार बार पूछते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, एमकॉम ईएएफएम वाले अलाउ नहीं है, एमकॉम बीएडीएम वाले अलाउ नहीं है, एमबीए वाले अलाउ नहीं है, बीबीए वालों को वैसे ही नहीं पूछना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं, पीजी यहाँ पर चाहिए होगा। इसके अलावा जो राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हैं वो वैसे तो एलिजिबल होते हैं, लेकिन अगर वो कॉमर्स वाले हैं, एमकॉम है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग नहीं होता है एबीएसटी, ईएएफएम, बीएडीएम। यदि एमकॉम है तो एबीएसटी वाला ही चलेगा, और यदि राजस्थान के बाहर के एमए, एमएससी वगैरह ये सब है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पॉइंट में कन्फ्यूज़न रहता है, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, RSCIT आपके पास होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन कब नहीं चाहिए होगा, SC वालों को कभी नहीं चाहिए, ST वालों को कभी नहीं चाहिए, और यदि 60% मार्क्स आपके पीजी में फर्स्ट डिवीज़न है तो नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब OBC वालों को चाहिए, EWS वालों को चाहिए, अगर 60% नहीं है तो अनरिजर्व वालों को चाहिए। ठीक है, अगली बात है, यदि आपका एमकॉम कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसके अंदर देखो ये बात लिखी हुई है, यदि आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तब तो आपका कंप्लीट होना चाहिए एमकॉम भी और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी फॉर्म भरने की लास्ट तारीख तक, यदि एक्सपीरियंस चाहिए तो। और एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस यदि आपको नहीं चाहिए और यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो रिटन वाला एग्ज़ाम होने तक आप एलिजिबल हो जाने चाहिए। फिर से बोलता हूँ, यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तब तो रिटन एग्ज़ाम होने से पहले तक आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक एमकॉम भी कंप्लीट होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये बात यदि आप अदर वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, उन्होंने इग्नोर कर दी होगी, क्लियरली लिखा हुआ है, मैं रीडिंग लगा करके सुनाता हूँ इसकी। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। लेकिन लिखा हुआ है नोट लगाकर, जिन विद्यार्थियों के लिए उक्त पदों हेतु वांछित उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है, उन अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा। तो कहने का मतलब, यदि एक्सपीरियंस जरूरी है तो एमकॉम भी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म तक कंप्लीट होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी पहले ही चाहिए होगा। और ये इस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट है, बहुत ही शानदार वाली पोस्ट है। जो एज वाला काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछी हुई थी, ऐप चैट बॉक्स में, तो मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। और किस तारीख को ये देखा जाएगा, 1 जनवरी 2024 को ये देख रहे हैं। कम से कम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल। लेकिन ये यहाँ पर आपको मैक्सिमम एज के लिए 31 दिसंबर 2024 कर देना है, या फिर आप इस तारीख को देख रहे हो तो 40 की जगह आप क्या कर सकते हो, 41 कर सकते हो। 41 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। आसान शब्दों में बोले, 1 जनवरी 2024 को आपको देखना है, कम से कम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, मैं एलिजिबल हूँ क्या, मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, मैं एलिजिबल हूँ क्या। तो स्टूडेंट, ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें आपको नहीं करनी है। मैंने आपको डेट बता दी, एज बता दी, इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो एसओ के लेवल की स्टैटिक्स आप कैसे तैयार करेंगे। जो कन्फ्यूज़न मैं आपके दूर कर रहा हूँ, वो उन कन्फ्यूज़न के रिगार्डिंग आप क्वेरी पूछ रहे हैं, तो फिर ये वैकेंसी आप लोगों के लिए नहीं है। अब देखिए, सभी के लिए एज कितनी हो गई, 21 से 41 साल आपको कंसीडर करना है 1 जनवरी 2024 को। यदि आप 31 दिसंबर 2024 को करेंगे तो 21 से 40 साल आपको देखना पड़ेगा। ये तो हो गया सभी के लिए। अब कुछ रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन किसके लिए, SC, ST, OBC, MBC, EWS के मेल कैंडिडेट जो कि राजस्थान से हैं।
ध्यान से सुनना मेरी बात, SC ST OBC MBC EWS के राजस्थान के मेल कैंडिडेट को 5 साल की और छूट दी जा रही है, 46 साल हो गए। इसी तरीके से इन सभी कैटेगरी की वुमेन कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जा रही है। वुमेन कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी की है उन्हें 5 साल की छूट दी जा रही है। विडो डिवोर्स है तो उनके लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। स्टूडेंट, जो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ जो कम काम में आती है उनकी आप रीडिंग लगा लेंगे। सारे मेन पॉइंट मैं ले रहा हूँ, जो भी आपने मुझसे टेलीग्राम पर पूछा था, ऐप चैट बॉक्स में पूछा था, वो सब कुछ। जो राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है उनके लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर्स रहेगी। केवल और केवल रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो ये शिकायत करते रहते हैं जैक चलता है, पहले से सेटिंग रहती है, वो सारी कहानी ख़त्म। केवल रिटन पेपर दो, एसओ बन जाओ। स्थान और तिथि बाद में बताई जाएगी एग्ज़ाम में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 100% एग्ज़ाम 2024 में होगा। आपके पास पर्याप्त समय है इस वैकेंसी के लिए तैयारी करने की। लेकिन आपको पता है कठिन एग्ज़ाम होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। सिलेबस ये बोल रहे हैं कि अलग से हम जारी करेंगे। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं जो पिछली बार सिलेबस था वही रहेगा। एक बार के लिए आप मान सकते हो। अब कुछ बच्चों को ना तैयारी नहीं करने का बहाना चाहिए होता है, इसी पॉइंट को पकड़ करके यहीं पर रुक जाएंगे। सिलेबस कब आएगा, सिलेबस कब आएगा, सिलेबस कब आएगा, तैयारी नहीं करेंगे। उन्हें एक पॉइंट चाहिए होता है तैयारी नहीं करने का। मैंने बोला सिलेबस वही रहेगा, चेंज होगा तो 10-15% चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता तैयारी नहीं करने वालों का। ये मेन तारीख है, ये याद रखना। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको डिसाइड करना है कि अप्लाई करना कि नहीं करना। 5-7 दिन में आप डिसाइड कर लो। आखिरी दिन का इंतज़ार करते हैं। हर बार 2-4 बच्चे ज़रूर से रह जाते हैं। ऐप में मैसेज आता है सर हम अप्लाई नहीं कर पाए, कुछ हो सकता है क्या? मत करो आखिरी डेट का इंतज़ार। ये वेबसाइट दे रखा है, OTR के थ्रू अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में जो आखिरी तारीख है अप्लाई करने की, मतलब जो 14 अक्टूबर है, उसके बाद अगले 10 दिन तक आप चेंजेज कर सकते हैं। 500 रुपये का चार्ज लगेगा। तब भी आप चेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम नशे में रहते हैं, तो फिर एग्ज़ाम से 45 दिन पहले फिर से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। 500 रुपये दे करके आप फिर से चेंजेज कर सकते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहेगा? 150 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर के होंगे। केवल एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होंगे। 1/3 माइनस मार्किंग होगी। 40 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान की जीके के, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर हिस्ट्री दे रखी है, जियोग्राफी दे रखी है और करंट अफेयर्स दे रखा है। और कंसर्न सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और स्टैटिक्स आती है। तो ये 150 नंबर का पेपर इस बार आने वाला है। लेकिन ये कुछ स्पेशल पॉइंट है, इनका आप ध्यान रखें। 5 ऑप्शन रहेंगे। जनरली 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रहेंगे? 5 ऑप्शन रहेंगे। स्टूडेंट, मैं एक ही चीज़ के लिए बार बार वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसी वीडियो से आप समझ लीजिए। 5 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें से 4 तो मेन ऑप्शन है जो आपके काम के हैं, जिनमें से एक ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है। यदि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं, आपको नहीं आता है, तो आपको जो 5वां ऑप्शन है उसको काला करना है। 5वां ऑप्शन केवल किसके लिए है? यदि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो 5वां ऑप्शन आपको फिल करना है। ऐसा क्यों होता है? जब भी पेपर फॉर्मेट में एग्ज़ाम होता है तो ये रिस्क रहती है कि मान लीजिए ये 5वां ऑप्शन नहीं होता, 4 ही होता और आपने ब्लैंक छोड़ दिया, आपकी उम्र सीट सबमिट करा दी, तो जो एग्जामिनर है वो भर देगा, धांधली हो जाएगी, करप्शन हो जाएगा। या फिर आपने पूरी ही ब्लैंक छोड़ दी, पैसे खिला दिए तो वो सारे भर देते हैं। तो ये सब धांधली नहीं हो पाए। तो यदि आप ड्रॉप करना चाहते हैं क्वेश्चन, 5वां ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। यदि आपने 5वां ऑप्शन फिल नहीं किया और क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो उसे नेगेटिव मार्किंग कटेंगे 1/3। मतलब सारे ऑप्शन खाली छोड़ दिए तो भी 1/3 कट जाएंगे। फिर आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि मैंने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया था। और यदि 10% या ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन आने हैं, 15 या ज़्यादा क्वेश्चन में आपने
बिल्कुल खाली छोड़ दिया, एक भी ऑप्शन नहीं भरा, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। भले ही आपके 135 क्वेश्चन सही हो, चेक ही नहीं होगी आपकी कॉपी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये एक्सपीरियंस का इन्होंने दे रखा है। एक एक्सपीरियंस का ये और बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस इनको कहाँ का चाहिए, किसी का भी चल जाएगा क्या? मेरे पड़ोस में भैया रहते हैं, उनका बनवा लूँ क्या? सीए फर्म का बनवा लूँ क्या? प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे उसका चल जाएगा क्या? कुछ नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट, सारी चीज़ों का आपका जवाब देंगे। कहाँ गया? एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस किस चीज़ का होना चाहिए? हैंडलिंग ऑफिशियल स्टैटिक्स। कहने का मतलब जब आप ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो इस सर्टिफिकेट में ये लिखा होना चाहिए कि आपने क्या कार्य किया है। मतलब ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में आपको ये ज़रूर से लिखवा लेना है कि आप लोग ऑफिशियली स्टैटिक्स डील करते थे, वरना आपका ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। उसमें कुछ और लिखा हुआ है, आप अकाउंटिंग जॉब करते थे कुछ और। अगली बात, आपका एक्सपीरियंस या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं है तो किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, रेपुटेड यूनिवर्सिटी का, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का, सीए फर्म वगैरह का नहीं चलता है। इन बातों का स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। आई होप मैंने सभी चीज़ों का जवाब दे दिया है। अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं, जो पॉइंट मैंने बता दिए हैं वो नहीं पूछें। और अब एक ख़ास बात कोर्स के लिए बता देता हूँ। तो देखो कोर्स का क्या रहेगा। पहली बात तो इसका सिलेबस और संगणक का सिलेबस सेम है क्या? तो समझो मेरी बात, संगणक, एएसओ और एसओ, इन सभी के सिलेबस में आप ये मान सकते हो 20% का डिफरेंस है। मतलब संगणक, एएसओ और एसओ का सिलेबस कितना कितना डिफरेंट है, 20% आप डिफरेंट मान सकते हो सिलेबस। लेकिन जो लेवल है वो एसओ का बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। स्टूडेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि संगणक का लेवल 1 है तो एसओ का लेवल कम से कम 7 है। तो और एएसओ का आप 4 या 5 मान सकते हो। ये मैं केवल समझाने के लिए, लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सिलेबस में 20% डिफरेंस है। तो कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। पहले संगणक का कोर्स बनाया जाता है, फिर एएसओ का अलग से कोर्स बनाया जाता है, एसओ का अलग से कोर्स बनाया जाता है। अगर ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है 4-5 हज़ार इसकी फ़ीस लेता है, 4-5 हज़ार इसकी लेता है, 4-5 हज़ार इसकी लेता है। यदि आप कॉमर्स मेरी जान को नहीं जानते हैं, आपने हमसे नहीं पढ़ा है, तो बात अलग है। जिन बच्चों के पास हमारा संगणक का कोर्स है उन्हें पता है संगणक में जो चैप्टर है कोर्स में, उन चैप्टर को हमने एसओ लेवल का करवाया है और उसमें हमने एसओ के सारे पीवाईक्यू कराए हैं, एएसओ के सारे पीवाईक्यू कराए हैं, संगणक के सारे पीवाईक्यू कराए हैं, एपी एबीएसटी के सारे पीवाईक्यू कराए हैं, जो अदर एग्जाम इन्वेस्टिगेटर वगैरह उनके सारे करवाए हैं, और जो अलग से 60+ बाइलिंगुअल टेस्ट चल रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लेवल हमने रखा है। स्टूडेंट हम इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। कोई भी कोर्स हो, मतलब चाहे टीआरए का हो, जेवीवीएनएल का हो, हमने अगर इनकम टैक्स पढ़ाई तो हमने ये नहीं किया कि पहले इसकी इनकम टैक्स पढ़ो, इस कोर्स की अलग से इनकम टैक्स पढ़ो, इस कोर्स की अलग से पढ़ो। ऑडिट की हमने बुक बनाई तो वो ऐसी बुक है, आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे लो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आप सीए फाइनल का पेपर दे लो, आईपीसीसी का दे लो, जो चैप्टर हमने करवाए हैं केवल उन चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा चैप्टर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। 100% क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं चाहता हूँ जिस बच्चे के पास संगणक का कोर्स है वो बता सकता है कि सर आपने इस चैप्टर में लेवल कम लिया है, इस चैप्टर से एसओ के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो देखो एसओ का कोर्स अलग से लॉन्च किया जाएगा क्या? एसओ का कोर्स बिल्कुल अलग से लॉन्च किया जाएगा। सुनिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। एसओ का अलग से कोर्स ला रहे हैं क्या कॉमर्स मेरी जान? एसओ का कोर्स अलग से ला रहे हैं क्योंकि एसओ के अंदर 20% टॉपिक्स अलग से है। तो होगा क्या? तो देखिए मेरी बात सुनिए, जिनके पास में हमारा संगणक का कोर्स है उन्हें हम 80% डिस्काउंट दे देंगे, 70 से 80% देंगे।
यदि आप स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लेंगे कोर्स लॉन्च के टाइम ही, तो आपको 80% मिल जाएगा, बाद में शायद 70% हो जाएगा। और ये 20% फीस हम क्यों ले रहे हैं, 20% सिलेबस अलग से है। जिन लोगों के पास संगणक का कोर्स नहीं है उन्हें भी कोर्स लॉन्च पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। सेम सिलेबस की फ़ीस कॉमर्स मेरी जान 2 बार नहीं लेता है। तो लगभग आज कितनी तारीख है, आज शायद 12 तारीख है, तो 20 या 21 तारीख को कोर्स लॉन्च करने का प्लान है। टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाएगा। टेलीग्राम पर कॉमर्स मेरी जान सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके रखिए। जो फीस आपको कोर्स लॉन्च में मिलेगी वो बाद में कभी भी नहीं मिल पाएगी। अपनी जो भी क्वेरी है वो आप डाल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।